इसका केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो किस किस बच्चों के लिए है? दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जिनका पेपर चाहे तो हो चुका है या फिर होने वाला है। होने वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फेब्रवरी वाले अटेम्प्ट के तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो ही रहे हैं, साथ ही साथ सुबह की शिफ्ट वाले पेपर, सुबह की शिफ्ट वाले क्वेश्चंस शाम की शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं। और उन 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोलूँगी कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट ईयर पेपर के लिए अपीयर होने वाले हैं। अगर आपको पता होगा कि पेपर किस पैटर्न में पूछा जा रहा है तो आप अपनी अभी से पूरी प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइन कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले मैंने फिर से स्ट्रीम किया था यही सेम शिफ्ट 2 पेपर को, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से आई एम डूइंग इट अगेन। मैंने सोचा कि अब टीचिंग में आ ही गए हैं, ओखली में सिर्फ तो दे ही लिया है तो फिर क्या फ़ायदा रो रो के। तो विदाउट एनी डिले आई हैव कम अप विद अनदर वीडियो। शिफ्ट 2 का ही पेपर डिस्कशन है ये, पर इसमें मैंने और चीज़ें ऐड कर दी हैं, और क्वेश्चंस मिल गए थे मुझे तो आई हैव एडेड ऑल ऑफ देम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें देखो स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो एनसीईआरटी बेस्ड, थोड़े फैक्ट बेस्ड आपको बस याद ही करने थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो एकदम एनसीईआरटी की कॉर्नर कॉर्नर चीज़ें, टेबल बना हुआ है, टेबल के नीचे कुछ छोटा सा टेक्स्ट दिया हुआ था, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली हैं। बट अगेन एट द सेम टाइम इस चीज़ को एक ड्रॉबैक की तरह या इसे बुरी नज़र से देखने की जगह पे अगर हम इसको ऐसे देखें कि अरे यार लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, बोर्ड के साथ अलाइन कर रही हैं सारी चीज़ें जो जेई मेन के लिए भी पढ़नी है। लिमिटेड एक एनसीईआरटी को पढ़ के अगर आपको शॉर्ट आंसर्स मिल रहे हैं, पढ़ी हुई चीज़ों में से जब क्वेश्चंस आते हैं तो सीधे +4 नंबर और 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है। तो इसको इस तरीके से देखना चाहिए और एनसीईआरटी को होल हार्टेडली अब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए पढ़ के जाना। आपका ये अटेम्प्ट जैसा भी रहा हो, अगला अटेम्प्ट दोगे ही आप, तो आप उसमें एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करके जाना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वुडन लैमिनेट्स आर मेड बाय, 4 ऑप्शन हैं आपके पास, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड एंड पीवीसी। तो एनसीईआरटी में पॉलीमर्स चैप्टर में लास्ट पे जो आपके पास एक टेबल दिया हुआ था, तो इस टेबल में ये जो यूजेस दिए हुए हैं, यस दीज पीपल एक्सपेक्ट यू कि सारे पॉलीमर चैप्टर में जो रिएक्शंस हैं, मोनोमर्स हैं, वो सारा याद करने के अलावा इस टेबल में जो यूजेस दिए हुए हैं और ये छोटा सा जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, किसके लिए? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड के लिए, फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड शीट्स। It is expected of you to know this as well. I am so sorry to say this, but this is how it is. तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड will be the right answer for this question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। NaH can be used as an oxidizing agent. Pyridine is basic due to lone pair of nitrogen. असर्शन रीजन के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं स्टूडेंट्स, इवन मॉर्निंग शिफ्ट में भी 5 क्वेश्चंस थे लगभग असर्शन रीजन के। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, पर कुछ और क्वेश्चंस मुझे मिल गए थे, सुबह तक मुझे सारे मिले नहीं थे, तो वो अभी हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ओके, सो NaH कैन बी यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, pyridine इज बेसिक ड्यू टू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हाइड्राइड का सोर्स है सोडियम हाइड्राइड, तो हाइड्राइड कहीं पे भी जाएगा ऑक्सीडाइज थोड़ी करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रॉन का सोर्स भी हो गया, हाइड्रोजन का सोर्स भी हो गया, दोनों चीजें ऐड होती है तो रिडक्शन होता है। तो दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। NaH विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट, pyridine लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन की वजह से क्या बेसिक होता है? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन की वजह से ही बेसिक होता है pyridine, दिस इज इट्स स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, सो दिस इज अ परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। एक चीज और याद दिला दूं मैं इसमें, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नहीं होता है। ये जो पूरा 3 पाई बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन का लोन पेयर, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है ना, ये जो पूरा प्लेनर रिंग है इसके सारे पाई बॉन्ड्स इस तरीके से घूम रहे होते हैं, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो तो इसी प्लेन में लाई करता है, इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी इसकी। तो फिर परपेंडिकुलर प्लेन में अगर प्रेजेंट हो, ऐसा अगर प्रेजेंट है तो ये इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता। ये क्या है? ये सारे जो कार्बन एटम्स हैं उनके p ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन है, तो इस p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन का इस p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस नहीं हो सकता।
नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेसिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर सुबह भी क्वेश्चन आया था, फेब्रुअरी अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था, काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। जो आपको अमीन्स चैप्टर में वो जो टेबल बना के दिया हुआ है ना बेसिक स्ट्रेंथ वाला, लास्ट टाइम तो आपको एज इट इज जो उस टेबल के लास्ट 4 वाले कंपाउंड्स थे, मतलब एनिलीन हो गया, उसके ऊपर मिथाइल लगा दिया, इस तरीके के जो उस टेबल के लास्ट के 4 कंपाउंड्स थे उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ था। इस बार देखते हैं क्या क्या दिया है। ट्राईइथाइलअमीन, डाईइथाइलअमीन, और यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन दे दिया आपको इन दोनों कंपाउंड में। 1 और 2 में तो कुछ कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन 3 और 4 में दोनों में कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। तो इधर देखो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इधर भी कॉन्जुगेशन में है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इधर भी कॉन्जुगेशन में है। क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस हो गया, पर क्रॉस कॉन्जुगेशन केस में कुछ एप्लीकेशन में इसमें बस इतना सा एप्लीकेशन है कि ये जो लोन पेयर है वो दोनों तरफ रेजोनेंस करने में इतना बिजी रहेगा कि वो किसी एक्सटर्नल चीज को लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी कम कर देगा। जितना ज्यादा इधर रेजोनेंस हो रही है उतना ही कम वो बाहर किसी को डोनेट कर पाएगा, एंड हेंस लेसर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस लोन पेयर। बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो उतना ही कम हो गया क्योंकि ये दोनों तरफ रेजोनेंस करने में बिजी है। दिस लोन पेयर इज ऑक्यूपाइड इन रेजोनेंस। फोर्थ ऑप्शन में भी वही होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH एंड एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इधर भी देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी होगा, बट स्टिल दिस साइड देयर इज ओनली वन कॉन्जुगेशन। एक ही C डबल बॉन्ड हुआ है ना इसके साथ कॉन्जुगेशन में, लेकिन यहां पे तो दो थे थर्ड वाले ऑप्शन में, तो इसका रेजोनेंस ज्यादा होगा एंड हेंस बेसिक कैरेक्टर कम होगा, और हमें लीस्ट बेसिक पूछा गया है तो हम ये थर्ड वाले ऑप्शन को मार्क कर देंगे। सो दिस विल बी द लीस्ट बेसिक अमीन अमंग्स दीज 4 ऑप्शंस। चले आगे। The number of orbitals that can be characterized by n is equal to 5, L is equal to 4, ML is equal to +2। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ना कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि कुछ अलग अलग सोर्सेज से मैंने क्वेश्चंस पता किए, तो फिर एक जगह पे तो ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, n is equal to 5, L is equal to 4, ML is equal to +2। तो इसके हिसाब से आपको आंसर मिलेगा 1। और क्यों आपको आंसर मिलेगा 1? जैसे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर आपको कैरेक्टराइज करना है, इफ यू वांट टू पिन पॉइंट एन इलेक्ट्रॉन एकदम, तो आपको 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, और यू कैन से 4 क्वांटम नंबर्स के सेट के साथ एसोसिएटेड एक सिंगल यूनिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। वैसे ही एक ऑर्बिटल को कैरेक्टराइज करने के लिए आपको पहले 3 क्वांटम नंबर चाहिए होंगे, आपको n चाहिए, आपको l चाहिए और आपको ml चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने बोला 2px ऑर्बिटल, एम आई टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर ऑर्बिटल? एक ही ऐसा ऑर्बिटल हो सकता है ना 2px। कैसे? देखो जरा, 2p अगर आप बनाते हो तो आप ऐसा बना के दोगे मुझे, आप 3 डब्बे बना दोगे, 3 ऑर्बिटल्स बना दोगे। दिस इज दी 2p सबशेल। उसमें से एक होगा 2px, एक होगा 2py और एक होगा 2pz। सही बात है? ये 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, एक 2px, एक 2py, एक 2pz। तो एक ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपने लिखा 2 मतलब कि आपने स्पेसिफाई कर दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। p मतलब आपने स्पेसिफाई कर दिया एजीमुथल क्वांटम नंबर 1। x मतलब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ml की जो 3 वैल्यूज यहां पे पॉसिबल हैं, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, उन तीनों में से आप किसी एक ही वैल्यू को पिन पॉइंट कर रहे हो यहां पे। इफ यू आर सेइंग 2px, तो तीनों में से कोई एक ही वैल्यू को आप पॉइंट कर रहे हो।
तो इस तरीके से एक ऑर्बिटल को कैरेक्टराइज करने के लिए आपको 3 क्वांटम नंबर चाहिए। तीनों क्वांटम नंबर आपको गिवन है, तो इन क्वांटम नंबर्स के साथ एसोसिएटेड एक यूनिक ऑर्बिटल ही हो सकता है। कौन से की बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली वो भी देख लेते हैं। n इज इक्वल टू 5 मतलब 5वें शेल की बात हो रही है। l इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 4 किसके लिए होता है? l इज इक्वल टू 0 मतलब s, 1 मतलब p सबशेल, 2 मतलब d सबशेल, 3 मतलब f सबशेल, spdf तो यहीं पे हो गए, 4 मतलब आप g पे चले गए। n इज इक्वल टू 5 में g भी प्रेजेंट होगा ना, तो 5g की बात हो रही है। 5g में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं भाई? जितनी इसकी ml की वैल्यूज पॉसिबल होंगी उतने ही g के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। तो ml की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होती हैं? -l से लेके +l तक की रेंज जाती है, यानी कि -4 से लेके +4 तक सारी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको एक एक ऑर्बिटल मिलेगा। यानी कि इधर 4 बीच का एक 0, समझा? 9 ऑर्बिटल्स हो गए। उन 9 में से आप कौन से की बात कर रहे हो? आप सिर्फ उसी एक की बात कर रहे हो जिसका ml+2 है। समझा बात को? तो इस तरीके से आप एक सिंगल यूनिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हो। लेकिन जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि l इज इक्वल टू 4 दिया ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना दिया है n इज इक्वल टू 5 और ml इज इक्वल टू +2 के साथ कितने ऑर्बिटल्स हैं, या फिर शायद उल्टा n इज इक्वल टू 5 दे रखा है, l इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? देखो, अगर ये सेट दिया है तो मतलब इसने बोल दिया 5th शेल के g सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो आप इसका आंसर दोगे 9 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर इसने बोल दिया 5th शेल में ml इज इक्वल टू +2 वाले कितने ऑर्बिटल्स हैं, समझा बात को? n इज इक्वल टू 5 के साथ ml इज इक्वल टू +2 वाले कितने ऑर्बिटल्स हैं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? n इज इक्वल टू 5 के लिए 5s भी हो सकता है, 5p भी हो सकता है, 5d भी होगा, 5f भी होगा, 5g भी होगा। क्या 5s में कोई ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसका ml+2 है? बिल्कुल भी नहीं। 5s के लिए तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा जिसके ml की वैल्यू 0 होगी। 5p में +2 वैल्यू पॉसिबल है? इसमें भी नहीं है। 5p में तो सिर्फ 3 वैल्यूज पॉसिबल होती है, -1 होता है, 0 होता है, +1 होता है। सही बात है। 5d में -2 से लेके +2 तक सारी वैल्यूज आएंगी, तो इसमें एक ऑर्बिटल +2 वाला भी आ जाएगा। तो यहां पे ये फर्स्ट आपकी काउंटिंग शुरू हो गई है। यहां पे एक ऑर्बिटल अपने सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के साथ कोइंसाइड कर रहा है, दिस मैचेस, तो यहां पे एक ऑर्बिटल आएगा। वैसे ही 5f का भी एक आ जाएगा, दिखाई दे रहा है? 5f का भी एक ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है। 5f में -3 से लेके +3 तक के सब जाएंगे, उसमें से एक ऑर्बिटल होगा ना +2 वाला, हमें वही चाहिए, तो यहां पे भी एक ऑर्बिटल काउंट करना है हमें। फिर फाइनली 5g का भी -4 से लेके +4 तक सारे नंबर्स के करस्पॉन्डिंग आपको एक एक ऑर्बिटल मिलेगा, तो यहां पे भी +2 वाला एक आ जाएगा, तो एक ऑर्बिटल यहां पे भी काउंट करोगे आप, तो टोटल मिला के आपके पास कितने हो गए? ये 1 1 1, यहां पे आपको आंसर मिलेगा 3। अगर ये सेट दिया हुआ है, अगर ये सेट दिया हुआ है n इज इक्वल टू 5 l इज इक्वल टू 4, तो आंसर आएगा 9। अगर ये तीनों का मिला के सेट दिया हुआ है आपको, तो फिर आपके पास आंसर आएगा 1। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन तो अभी देखो हम रिविजन के हिसाब से कर रहे हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन के डिस्कशन से आपको ये सारे कंसेप्ट क्वांटम नंबर्स के फिर से फ्रेशन अप हुए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। मैच द कॉलम, क्या क्या दे रखा है? CuO, AgNO3, Lezein's test, black PPT with CH3, CuO एंड लेड एसिटेट दे रखा है। लेड एसिटेट शुगर जैसा दिखता है ये। कैन एनीबडी टेल मी कि ये शुगर जैसा दिखता है तो इसलिए इसका एक निक नेम भी होता है, इट हैज अ लेबोरेटरी नेम। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द नेम?
क्या पता है किसी को? बता सकता है कोई? यस, इसको बोलते हैं शुगर ऑफ लेड। ओके, लजाइंस टेस्ट। लजाइंस टेस्ट किसके लिए यूज होता है? लजाइंस टेस्ट के लिए एक्चुअली इसमें से काफी सारे एलिमेंट्स मैच हो जाएंगे। नाइट्रोजन के लिए तो होता ही है, पर और भी एलिमेंट्स यहाँ पे मैच हो जाएंगे। AgNO3, AgNO3 सुनते ही आपको हैलोजन आना चाहिए दिमाग में। हैलोजन को प्रेसिपिटेट कराने के लिए AgNO3 को यूज करते हैं। CuO, CuO कहाँ पे यूज होता है? याद है किसी को? यस, कार्बन को निकालने के लिए, कार्बन का क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। क्या करते होते हैं उसमें? बस कोई भी कार्बन कंपाउंड हो अगर CuO में से पास करा दिया, वो ऑक्सीडाइज कर देगा। कार्बन चला गया CO2 में, हाइड्रोजन चला गया पानी में। उन दोनों को कैसे टेस्ट करते हैं? मान लो कंपाउंड है, CuO की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसमें से देखो CO2 भी निकल रहा होगा। उस CO2 को KOH से पास कर देते हैं। KOH का काम क्या होता है? CO2 को एब्जॉर्ब करना। तो KOH का इनिशियल वेट और फाइनल वेट दोनों में डिफरेंस हो जाएगा ना। पहले वाला वेट कम होगा, बाद में जब CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया वो वेट ज्यादा होगा। कितना वेट एब्जॉर्ब हुआ, कितना वेट बढ़ा, वो CO2 का मास होगा। तो वहां से CO2 का मास आ जाएगा एंड कार्बन का भी आ जाएगा। तो लेट्स मैच। CuO को हम करेंगे कार्बन के साथ, यानी A हो गया 3 के साथ। ओके, B AgNO3, दोनों ऑप्शंस में इन्होंने 1 के साथ किया है। ओके, या AgNO3 तो हैलोजन के साथ ही जाएगा, B का 1 हो जाएगा। देन लजाइंस टेस्ट। लजाइंस टेस्ट क्योंकि D वाला इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर सल्फर, सल्फर के लिए टेस्ट होता है ना ये। सल्फर को PbS की फॉर्म में, ब्लैक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकालने के लिए शुगर ऑफ लेड डाल देते हैं, ब्लैक PBT बना देगा ये। पहले भी ये आया हुआ है क्वेश्चन PbS का, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड्स आर ब्लैक इन कलर, ऐसा करके, लेकिन ये एडवांस में आया था क्वेश्चन। तो इसके लिए मैच क्या बनेगा? A का 3 बनेगा, B का 1 बन जाएगा, C के लिए आप करोगे नाइट्रोजन यानी कि 4, और D के लिए करोगे आप सल्फर यानी कि 2। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। चलें आगे। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। स्टूडेंट्स ये तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, फेब्रुवरी वाला सेम है ना। फेब्रुवरी वाले आई थिंक फर्स्ट वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, एज इट इज आया था। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एनसीईआरटी में काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी है ये। सेकेंडरी स्ट्रक्चर चाहे जैसा भी हो, इधर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हीलिक्स और इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ बीटा प्लीटेड शीट्स, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू वो स्टेबलाइज होता है। तो ना तो वैन डर वाल चलेगा, ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ना पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे यूज होता है? पेप्टाइड लिंकेजेस कहाँ पे यूज होती हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर में यूज होती हैं। जब अमीनो एसिड्स को आपस में ज्वाइन करना होता है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू होता है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज यूज्ड फॉर द गिवन कन्वर्जन। तो इसमें स्टूडेंट्स देखो जरा, आपको साइक्लोहेक्सीन दे रखा है और इन्होंने अलाइलिक पोजिशंस पे क्लोरीन्स की सब्स्टिट्यूशन करी है। अलाइलिक्स पोजिशन पे अगर करी है तो उसके लिए वैसे तो बेस्ट NCS रहेगा। जैसे आप NBS पढ़ते हो ना, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो वैसे ही NCS भी होता है, N क्लोरोसक्सिनामाइड। अलाइलिक पोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सबसे अच्छा रिएजेंट है ये। लेकिन अमंग्स द गिवन ऑप्शंस यहाँ पे आएगा Cl2H nu, जो आपका नॉर्मल वाला सब्स्टिट्यूशन होता है ना, एल्केन्स चैप्टर में जो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रखा है आपको, NCERT की बात कर रही हूँ मैं, ये जो हम पढ़ते हैं, CH4Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल गिव यू, पहले तो देगा ये एक सब्स्टिट्यूशन, फिर देगा ये 2 सब्स्टिट्यूशन, फिर देगा ये 3 सब्स्टिट्यूशन, और फिर देगा ये 4 सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने पढ़ा था, ये कौन सी मैकेनिज्म से जाता है? दिस गोज बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, राइट।
और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाने की वजह से अलाइलिक पोजीशन पे भी ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से कैरी आउट हो सकता है। अलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल बनेगा तो वो स्टेबल होता है। तो दिस रिएक्शन कैन प्रोसीड विद Cl2H ऑल्सो। सनलाइट की प्रेजेंस में जो ये वाला सब्स्टिट्यूशन होता है ये कंपाउंड भी करके दिखा देगा। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज आर, ग्रीन हाउस गैसेस, ओके इसके ऑप्शंस मुझे थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं। ऑप्शंस में आई थिंक एक ऑल ऑफ द अबव भी था, यहाँ शायद ये ओजोन, अच्छा ये अगर ये ओजोन है तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। CO2, मीथेन और वाटर वेपर ये तो तीनों करते ही हैं, दीज आर वेरी प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेस। अगर यहाँ पे ओजोन है तो आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो फिर आप सिर्फ 1, 2 और 4 को मार्क करके आओगे। 1, 2 एंड 4 वाला भी हमें एक ऑप्शन दिख रहा है। अभी सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन भी है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में 11th स्टैंडर्ड वाली बुक में ये सारे के सारे कंपाउंड्स यहाँ पे मेंशन है। मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ओजोन भी हो गया, और कौन सा दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चारों गैसेस यहाँ पे मेंशन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग H2O2। H2O2 के ऊपर बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, फेब्रुअरी अटेम्प्ट में भी थे और अभी मार्च वाले सुबह वाले में भी थे। सुबह वाले में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एक्शन के ऊपर था, करेंगे हम अभी डिस्कस। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। H2O2 इज वन ऑफ दोज रेयर स्पीशीज जो कि दोनों मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज भी करता है, रिड्यूस भी करता है। मतलब इसका चारों कॉलम्स में टिक आने वाला है। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज, यस। एसिडिक मीडियम में रिड्यूस, यस। बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज, यस। बेसिक मीडियम में रिड्यूस, यस। तो ये चारों चीजें करेगा। इट इज यूज्ड इन एफ्लुएंट्स। ये वाले ऑप्शन को लेके थोड़ी कंफ्यूजन थी। अगेन डिफरेंट वॉइसेस, डिफरेंट हेड्स, किसी को कुछ याद है, किसी को कुछ याद है। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ मिल रहा है कि इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, प्योरिफिकेशन कहीं के लिए यूज होता है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। बट इफ इट इज यूज्ड इन मेकिंग एफ्लुएंट्स तो फिर वो सही हो जाएगा। H2O2 के बारे में ये एनसीईआरटी में जो इनिशियल इंट्रोडक्शन होती है ना, उसमें ये मेंशन्ड है। आई नो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के थोड़े कॉर्नर वाले पॉइंट्स के ऊपर ऐसे थोड़े मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट अगेन वी हैव टू कीप अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स इट, क्योंकि हमें तो करके ही काम चलेगा अपना। इफ यू जस्ट कीप ऑन रिपेलिंग कि नहीं ये तो गलत है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, अपना ही नुकसान होना है, होना कुछ भी नहीं है। और क्या दिया हुआ है, बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, H2O2 का बुक फॉर्म स्ट्रक्चर याद है सबको? बुक की फॉर्म में स्ट्रक्चर इसका, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा ये चैप्टर, तो वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बोला था कि इसके ये पैरामीटर्स को भी याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। H2O2 का स्ट्रक्चर बुक फॉर्म वाला काफी बार पूछा गया। तो इसके दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम प्लेन में लाई नहीं करते हैं, एक ऊपर की तरफ ऐसे जाता है और एक इधर आता है। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को एक बीच में स्ट्रिंग मान लिया जाए तो इधर एक आता है, इधर एक आता है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ ओपन बुक स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक इस प्लेन में आएगा OH बॉन्ड, एक इस प्लेन में आएगा OH बॉन्ड, बस ये इस तरीके से होंगे। बीच में कनेक्टेड कैसे होंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसमें बोला गया था कि फिनाइल MgBr, ग्रिग्नार्ड डाल रखा है आपने 1 इक्विवेलेंट, और सेकेंड स्टेप में आपने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। कंपाउंड में pH यानी कोई भी अगर ग्रिग्नार्ड डालोगे तो सबसे पहले वो कहां पे जाके अट्रैक्ट होगा। ग्रिग्नार्ड का तो एक ही काम होता है, कंपाउंड में प्रोटॉन ढूंढो, स्टेबलाइज होके बैठ जाओ, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसकी। ग्रिग्नार्ड विल ऑलवेज प्रेफर टू डू एसिड बेस रिएक्शन फर्स्ट। अगर उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है फिर वो ढूंढेगा कि कोई और पॉजिटिव सेंटर, कोई और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मिले। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के नाम पे आपको ये वाला कार्बन भी दिखाई दे सकता है, आपको लग सकता है कि दिस कार्बन कैन ऑल्सो वर्क, पर ये वाला कार्बन वर्क नहीं करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अगर इसके ऊपर अटैक कर भी देगा तो कुछ तो लीविंग ग्रुप होना चाहिए। लीविंग ग्रुप पे नाम पे आपको OCH3 दिखाई देगा। क्या OCH3 एक अच्छा लीविंग ग्रुप है?
न्यूट्रल ऑक्सीजन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, राइट? ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल होगा तो इट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। ऑक्सीजन कब लीव करता है? जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। याद है हमें, अगर OH भी लगा हो तो हम उसको कैसे सब्स्टिट्यूट कराते हैं? हम पहले इसको एक प्रोटॉन दे देते हैं ताकि ये पॉजिटिव चार्ज हो जाए, फिर हम इसको निकालते हैं, फिर ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो न्यूट्रल ऑक्सीजन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो ये ग्रिग्नार्ड यहां पे नहीं जाएगा। वैसे भी ये तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाली जगह पे जाएगा, विच इज दिस कार्बन। ये साइनाइड वाला जो कार्बन है, ग्रिग्नार्ड वहां पे जाके अटैक करेगा एंड इस पाई बॉन्ड को नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर देगा, गिविंग अस व्हाट? C डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, एक C6H5 इसके ऊपर आके अटैच हो गया। और सेकेंड स्टेप में और कोई रिएक्शन तो हो नहीं सकता, ग्रिग्नार्ड का 1 इक्विवेलेंट डला हुआ है। सेकेंड स्टेप में हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज, हाँ, रेस्ट ऑफ इट रिमेन्स द सेम। हाइड्रोलिसिस करने से ये नाइट्रोजन तो न्यूट्रलाइज होगा ही, पर साथ ही साथ नाइट्रोजन के न्यूट्रलाइज होने के अलावा दिस विल ऑल्सो गेट हाइड्रोलाइज्ड। आपको याद होगा, कार्बन अगर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन या कार्बन, नाइट्रोजन के साथ कितने भी बॉन्ड्स हो उसके ऊपर अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो फिर दिस विल ब्रेक एंड फॉर्म दोज मेनी बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन। उतने OH लगा दो उसके ऊपर। तो अगर 2 OH लगा दोगे तो उसका डिहाइड्रेशन होकर अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट होने वाला है? C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होने वाला हो, वही चीज होगी यहां पे। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज, एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर एक C6H5 भी लगा होगा। सो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन रिंग, इस कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड O, एक C6H5, इस कार्बन के ऊपर OCH3 का कोई रोल नहीं रहा इसमें, और एक मिथाइल ग्रुप। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। देखिए जरा कौन सा ऑप्शन है, ये सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? लेट मी जस्ट चेक द चैट स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH solution required to neutralize 50 ml 1 molar H3PO3, 100 ml 2 molar H3PO2। स्टूडेंट्स एक बात देखो, इन दोनों एसिड्स के ऊपर सुबह वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन था। दोज ऑफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो या अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, पर्टिकुलरली इन दोनों के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ लो। व्हाट इज इट? H3PO3 दिखने में 3 हाइड्रोजन है, पर उसमें से रिप्लेसेबल कितने होते हैं? इसका बेसिसिटी कितना होता है? कैन एनीबडी टेल मी? देखिए जरा कितने लोगों को याद है? H3PO3 3 हाइड्रोजन दिखते हैं, यस राइट, 3 हाइड्रोजन दिखते हैं, पर इसमें से रिप्लेसेबल सिर्फ 2 ही होते हैं। इसका बेसिसिटी आएगा 2। सिमिलरली H3PO2 ये भी गूगली एसिड है, इसमें भी दिखाई 3 एसिड देता है, 3 हाइड्रोजन दिखाई देता है, पर रिप्लेसेबल कितना एक्चुअल में इसमें से? यस, इसमें से सिर्फ एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। वाई? एंड द आंसर लाइज इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इन दोनों के। इसमें देखो 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, उन 3 ऑक्सीजन में से एक तो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी के 2 बचे, वो दोनों को आप OH की फॉर्म में लिखोगे। अब हाइड्रोजन एक बच गया ना, वो डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ लिंक्ड है और ये जोड़ी टूटेगी नहीं। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की जोड़ी टूटेगी नहीं। अंडर सुटेबल कंडीशंस ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन फॉस्फोरस वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन नॉन एसिडिक बिहेवियर वाला होता है। समझी बात? फॉस्फोरस के पास इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है कि ये इस बॉन्ड को
पोलर तरीके से तोड़ पाए, बस इतनी सी बात है। सिमिलरली वही सेम चीज हम इस सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में करेंगे, H3PO2 में। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो बने गए। अब 2 ऑक्सीजन थे, उसमें से एक डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, तो इसका मतलब एक ही OH की फॉर्म में आया। बाकी के बचे 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ लिंक होंगे। और ये कैसी जोड़ी है? ये जय-वीरू की जोड़ी है, ये नहीं टूटेगी। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन विल नॉट बी एसिडिक बॉन्ड, ये दोनों एज इट इज रहेंगे। टूटेगा कौन सा? सिर्फ एक ही टूटेगा। तो इसकी बेसिसिटी को याद रखना। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा, कैसे आएगा। वो बोला 1 मोलर NaOH सोल्यूशन। आपको जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना हो, आप एक ही चीज लिखोगे, आप बोलोगे कि भाई जितने H+ हैं उतने ही OH- होने चाहिए, चाहे मोल्स हो। यहां पे हम मोल्स की फॉर्म में कर रहे हैं, जितना H+ का मोल है उतना ही OH- का मोल होना चाहिए, तभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो H+ का मोल कैसे लिखोगे आप? H+ कहां से आ रहा है? लेट्स फर्स्ट टेक द केस ऑफ H3PO3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO3 मल्टीप्लाइड बाय कितना? जितना उसका बेसिसिटी है। हर एक मोल से हमें 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसके मोल कैसे लिखोगे आप? आपको क्या क्या चीजें गिवन है? यू हैव बीन गिवन द मोलैरिटी एंड द वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी लिखेंगे हम 1 मोलर, वॉल्यूम लिखेंगे हम यहाँ पे 50 ml। ml की फॉर्म में ही लिख दो, डोंट वरी, इधर कैंसिल हो जाएगा। दिस एंटायर थिंग मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस शुड बी इक्वल टू, OH- वाली साइड पे आ जाते हैं। ये कहां से आ रहा है? ये NaOH से आ रहा है। इसके लिए भी मोलैरिटी वॉल्यूम कर देंगे हम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इंटू 1, क्योंकि इसमें से एक ही OH- आ रहा है हर एक मोल से। तो इसके मोल्स को क्या लिखेंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी अपने पास 1 मोलर, वॉल्यूम अपने पास हमें फाइंड करना है, बस आ गया वॉल्यूम 100 ml आ गया। सेम ही चीज इसके लिए कर देंगे हम। थोड़ा फास्ट चलूंगी इसमें मैं। H3PO2 दे रखा है अपने को, मोल्स ऑफ H+ इक्वल टू मोल्स ऑफ OH-। H+ कहां से आ रहा है? H3PO2 से। मोलैरिटी 2 मोलर, वॉल्यूम 100 ml, इंटू बेसिसिटी 1। OH- के लिए क्या लिखेंगे? 1 मोलर इंटू वॉल्यूम V, जो हमें फाइंड करना है, इंटू 1। वॉल्यूम आ गया आपके पास 200 ml। तो आंसर क्या है आपका? 100 और 200, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया आपको कि कंपाउंड X है, ओजोनोलिसिस किया आपने पहले, कंपाउंड Y बना, AgNO3 के साथ रिएक्ट किया, सिल्वर मिरर मिल गया। सिल्वर मिरर मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये है एल्डिहाइड, CHO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जिसकी की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप यहाँ पे ओजोनोलिसिस कर रहे हो। ओजोनोलिसिस से कार्बोनिल्स तो बनते ही हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक बात, यही वाला ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है। देखते हैं अब कंपाउंड। इसको अगर आप ओजोनोलिसिस करोगे तो यहां पे भी कीटोन, यहां पे भी कीटोन, नो AgNO3 टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट दोनों ही नहीं देंगे। इसको अगर आप ब्रेक करोगे, ओजोनोलिसिस किया, ट्रिपल बॉन्ड के ओजोनोलिसिस से क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड की ओजोनोलिसिस से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, लेकिन एक बॉन्ड दोनों के बीच में इंटैक्ट रहता है। याद है? एक बॉन्ड दोनों के बीच में इंटैक्ट रहेगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहां से। तो दोनों तरफ C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, लेकिन इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो डाई कीटो कंपाउंड बन गया ये, अल्फा डाई कीटो कंपाउंड बन गया ये। तो ये भी नहीं देगा अपना सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको ब्रेक करोगे, कीटोन इधर भी, कीटोन इधर भी, नो सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आंसर तो आपको यही होना है। देखिए जरा कैसे कंपाउंड क्या बनेगा इसके ओजोनोलिसिस से? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओजोनोलिसिस करोगे आप इसका, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, दोनों तरफ C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो दे दो। इसको भी दे दिया एक, इसको भी दे दिया एक।
एल्डिहाइड बनता हुआ नजर आ गया, सिल्वर मिरर दे देगा ये, समझा? चले आगे। ओके, टू एलिमेंट्स A and B have following ionization energy data. चार्ट चेक कर लेते हैं एक बार। Exempted from it. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू एलिमेंट्स A and B have following ionization energy data. 400 से आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली 4000 हो गई। दिस इज अ ह्यूज जंप। आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा बड़े गैप से इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब इसके शेल में चेंज आया होगा। किसी ऐसे एलिमेंट की बात हो रही है जिसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से रिमूव हो रहा है, और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो वो वैलेंस से एक अंदर वाले शेल से रिमूव हो रहा है। यही कंक्लूड करोगे आप यहां से, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी गैप हो तो। अगर एनर्जी गैप कम है, 700 से सिर्फ 1400 तक का जंप हुआ है, तो दिस मीन्स irrespective of where you are removing the electron from, आयनाइजेशन एंथैल्पी सब्सिक्वेंट वाली, मतलब जो नेक्स्ट जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे वो हमेशा बढ़ने वाली ही है। हमेशा सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पहले से ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ये तो फिक्स्ड है। लेकिन गैप कितना नजर आ रहा है आपको? अगर कहीं पे भी बहुत बड़ा गैप नजर आए तो इसका मतलब शेल चेंज हुआ होगा। पहले बाहर वाले शेल में से रिमूव होंगे, फिर उसके बाद जब ये सारे हो गए उसके बाद उसके अंदर वाले शेल से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। तो मान लो किसी के एलिमेंट के बाहर वाले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले दोनों इलेक्ट्रॉन्स में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का गैप होगा वो थोड़ा कम होगा। ये दोनों निकलने के बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे, क्योंकि वो एक अंदर वाले शेल से रिमूव हो रहा है, तो वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। इन दोनों में भी डिफरेंस होगा, पर अभी जो गैप आएगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। फर्स्ट और सेकंड का गैप कम होगा, पर सेकंड और थर्ड का गैप बहुत ज्यादा होगा। सो दिस इंडिकेट्स कि आपके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहां पे भले ही हमें तीसरे इलेक्ट्रॉन का कोई डेटा नहीं दिया है, पर यहां पे हम समझ सकते हैं कि पहले वाले ए एलिमेंट के लिए द गैप इज ह्यूज एंड सेकेंड एलिमेंट के लिए द गैप इज स्मॉल। तो इसका मतलब पहला वाला एलिमेंट एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, दूसरा वाला एलिमेंट एटलीस्ट 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट तो सोडियम लग रहा है और दूसरा एलिमेंट मैग्नीशियम हो जाएगा। फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता? वाई कांट द सेकेंड एलिमेंट बी फ्लोरीन? आयनाइजेशन एंथैल्पी का गैप देखो, फर्स्ट वाली एक का 400 है, दूसरे का 700 है। 400 और 700 का गैप मैग्नीशियम और सोडियम का तो हो सकता है, पर सोडियम और फ्लोरीन का नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? फ्लोरीन के अंदर कम शेल्स है ना। आप यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने जाओगे तो सोडियम से बहुत ज्यादा लगेगा एनर्जी। सो द पेयर मोस्ट प्रोबेबल विल बी सोडियम एंड मैग्नीशियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे ये तो बहुत ही इजी सा सिंपल सा था। ये तीनों तो रिड्यूसिंग एजेंट्स ही हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एक ही दिया हुआ है, KMnO4H+। यही आंसर आएगा। ऑक्सीडेशन ही तो कर रहे हो यहाँ पे, CH3 से COOH पे कन्वर्ट किया आपने। वैसे मैं आपको बता दूं, बेंजिक पोजीशन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं, एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन्स तो होने चाहिए, छोड़ दो उसको, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो होना चाहिए। उसके अलावा जो बाकी के दोनों हाइड्रोजन्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहेंगे यहाँ पे। सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। बेंजीन है, उसके ऊपर कार्बन है, बेंजाइलिक पोजीशन बोलोगे ना आप इसको। एक ग्रुप कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होने चाहिए। इसका जब आप ऑक्सीडेशन करते हो KMnO4 के साथ इन एसिडिक मीडियम, तो ये इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। समझा?
OCH3 कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा इसमें. KMNO4 is the only oxidizing agent. So this will be your answer. Incorrect statement regarding C60. स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ये 24 की जगह पे ना 20 होना चाहिए. NCERT का दिखा देती हूँ मैं आपको. It contains 26 membered rings and 12 5-membered rings. तो उसके हिसाब से ये फर्स्ट आंसर बन रहा है. और कोई ऑप्शन मुझे इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लगा. NTA के लिए वेट करते हैं. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था. नेक्स्ट चलते हैं. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B. मतलब इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता था सॉल्यूशंस में से. प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0 XA प्लस P0 A XA प्लस P0 B XB. बस आपको फॉर्मूला लगाना था बस. P0 A कितना दिया हुआ है 21. मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो जाएगा? 1 मोल है, टोटल मोल 3 हो गए तो 1/3. P0 B कितना दिया हुआ है 18 इंटू XB कितना हो जाएगा 2/3. बस 2/3. कितना अच्छा लगता है ना जब ऐसी कैलकुलेशन दी हो. एकदम काटापिटी हो गई सब. कोई डेसिमल नहीं, कोई झंझट नहीं. एकदम आराम से मक्खन की तरह आंसर आ गया. 7 + 12 19 mm आंसर हो गया आपका. 19 mm ऑफ Hg. बड़ा ही एकदम स्मूथ सा क्वेश्चन था ये. गैलियम क्रिस्टलाइजेज इन HCP लैटिस. HCP लैटिस मतलब क्लोज पैक स्ट्रक्चर है. और क्लोज पैक के लिए खास बात क्या होती है, उसके अंदर जो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू द रैंक और टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द रैंक. तो इसका मतलब टोटल जो वॉइड्स होंगे वो किसके इक्वल हो गए? दैट इज इक्वल टू 3 times द रैंक ऑफ द एलिमेंट, रैंक ऑफ द स्ट्रक्चर. मतलब एक एटम के लिए 3 वॉइड्स हैं टोटल. कंसेप्ट समझ में आ गया? ये समझा तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है. आपको मास दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो. 0.581 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास विच इज 70. एटम्स कितने हो गए? ये तो मोल्स निकालें. व्हाट विल बी द एटम्स? n इंटू एवोगैड्रोस नंबर कर दोगे, which will be 0.581 upon 70 into 6.022 10^23. इसको काटापीटी कर लेना. हमने क्या करना है, हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर हमें नंबर ऑफ वॉइड्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ वॉइड्स विल बी इक्वल टू, देखो एक एटम के लिए 3 वॉइड्स हैं. दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स. तो नंबर ऑफ वॉइड्स इसका 3 गुना हो जाएगा. तो 0.581 अपॉन 70, इसको 6 ले लो अप्रॉक्सीमेटली 10^23. वो बोला 10^21 की फॉर्म में कर दो. आप इसको पूरा सॉल्व कर लेना. ये आएगा 14.99 इंटू 10^21. बस इसको 15 लिखेंगे. समझे? चले आगे. एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 33, 53, 83. ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल. 33 वाला आ गया आर्सेनिक. और कौन सा था? 53 कौन सा आ गया? आयोडीन. और 83 कौन सा आ गया आपका? बिस्मथ. ये मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल है और ये मेटल है. अब आप पूछोगे कि अच्छा पीरियोडिक टेबल तो था नहीं पेपर में. पीरियोडिक टेबल अभी आपको दिखाने के लिए था कि ये जो एटलीस्ट मेटलॉइड्स हैं इनको याद रखो. ये सारे के सारे मेटलॉइड्स आपको याद रहने चाहिए. कितने हो गए? 7 हो गए. ये 7 मेटलॉइड्स के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए एनसीईआरटी के टेबल के हिसाब से. अब एटॉमिक नंबर दिया है तो उसका पोजीशन कैसे निकालोगे वो बता देती हूँ आपको थोड़ा सा. 33 एटॉमिक नंबर मतलब देखो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स D10 तक कंप्लीट हो जाते हैं, 3D10 तक. उसके बाद 3 और 4s2 3D के बाद 4p आता है, यानी कि 4p3 कन्फिग्रेशन होगी इसकी. मतलब वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन इसकी 4p3 है. मतलब ये p ब्लॉक में तीसरा एलिमेंट होगा.
और कौन से पीरियड में होगा? ये 4th पीरियड में होगा। पीरियड कैसे निकालते हैं, ब्लॉक कैसे निकालते हैं, ग्रुप कैसे निकालते हैं? पीरियड कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर दिखेगा, मतलब कि जितने उसके वैलेंस शेल्स हैं, दैट विल गिव यू द पीरियड नंबर। जितने उसके वैलेंस शेल्स हैं, दैट विल गिव यू द पीरियड नंबर। ब्लॉक कैसे पता चलेगा? जो भी उस एलिमेंट का हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, वो जिस भी सबशेल में जा रहा होगा वही उसका ब्लॉक होगा। तो मतलब कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप कैसे निकलेगा? ग्रुप हर केस में थोड़ा अलग अलग निकलता है। जैसे इस केस में डी पूरा भर चुका है, एस पूरा भर चुका है, वैलेंस शेल के पी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अगर तो पी ब्लॉक में एलिमेंट हो तो जितना उसका इलेक्ट्रॉन है प्लस 12 कर दोगे आप। 12 क्यों किया समझ में आ रहा है? एस के 2 ब्लॉक ऐड कर दिए और बीच में जो डी के 10 आते हैं उनको ऐड कर दिया। पी तो यहां से शुरू होता है ना, तो पी में तीसरा चाहिए आपको। पी का तीसरा मतलब स्टार्टिंग से काउंट किया तो ये 12 भी तो ऐड करोगे, तो ग्रुप नंबर हो गया ये 15। पी ब्लॉक के लिए ऐसे निकालोगे आप। अगला आपको एलिमेंट दिया था 53, फिर से इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, उसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स को काउंट करोगे, वो आपको पीरियड नंबर बताएगा। देखोगे सबसे लास्ट वाला हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है, वो उसका ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक आप देखोगे फिर से पी आ रहा है, तो ग्रुप कैसे निकलेगा? पी के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 12, आगे वाले ये 12 को ऐड कर दोगे। और लास्ट पे आता है 83। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, वैलेंस शेल विल बी द पीरियड नंबर। ब्लॉक कौन सा होगा? जो भी हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है जिस सबशेल में जा रहा है, दैट विल बी द ब्लॉक। ग्रुप कैसे निकलेगा? फिर से देखोगे पी आ रहा है, तो पी के लिए आगे के 12 ऐड करोगे और फिर पी के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे। The number of moles of PbSO4 obtained on reaching 35 ml of 0.15 molar PbNO3 with 50 ml 0.2 molar Cr2SO4 thrice is so and so, find x। वो बोल रहा है कि भाई प्रोडक्ट PbSO4 के कितने मोल बनेंगे। क्या क्या मिक्स कर रहे हो आप मिक्स कर रहे हो लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस विद Cr2SO4 थ्राइस। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सॉल्ट एग्जाम्पल कहीं पे किया हुआ है? अच्छा मॉड्यूल में किया था, एनसीईआरटी का नहीं है ये, शायद एनसीईआरटी का ही है। अरे ये तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है भाई, सॉल्ट एग्जाम्पल। नहीं याद नहीं आ रहा मुझे, मॉड्यूल का लग रहा है। चलो PbNO3 ट्वाइस Cr2SO4 थ्राइस कितना कितना दिया है? ये दिया है 0.15 मोलर और 35 ml। ये कितना दिया है? 0.2 मोलर और 50 ml। पहले बैलेंस कर लें इस इक्वेशन को। कैसा करेंगे? पीबी ठीक है, SO4 थ्राइस नजर आ रहा है, 3 कर दो भाई, पीबी भी 3 हो गया। साथ में कुछ कुछ बनेंगे प्रोडक्ट्स, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने पीबी को बैलेंस कर लिया और SO4 को बैलेंस कर लिया, ठीक है। मतलब ये 3:1 की रेशियो में रिएक्ट करना चाहिए PbSO4 का प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। मतलब जितने भी, अच्छा इसके मोल्स देखें जरा कितने आ रहे हैं। इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.15 इंटू 35, 0.15 इंटू 35, ये हो गया 5.25 मिलीमोल्स। इसका कितना आ गया? 0.2 इंटू 50, ये हो गया 10 मिलीमोल्स। इसके 10 मिलीमोल को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए इसका 30 चाहिए, लेकिन आपके पास तो सिर्फ 5.25 है। मतलब ये बन गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से इसके 5.25 मोल्स हैं तो इसके भी 5.25 मोल्स होंगे। सही बात है, 3:3 रेशो है, 1:1 रेशो। तो 5.25 मोल्स अगर फॉर्म हो रहे हैं, और ये क्या है? ये मिली मोल्स हैं। वो बोला 10⁻⁵ की फॉर्म में लिखो,
10⁻⁵ मतलब 525 हो गया। 525 लिख के आना था भैया आपको। समझा सबको? ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन अभी यहीं पे फिनिश करेंगे। एनटीए की फॉर्मल ऑफिशियल अपनी आंसर की आने दो, क्वेश्चन पेपर आने दो, तो फिर डिटेल्ड एनालिसिस भी डालेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन याद आ रहा है या कुछ भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड कोर्स के बारे में याद रखना, और जितने भी लोग अभी कल के बाकी के अटेम्प्ट्स अभी देने वाले हो, तो जो जैसे जैसे पेपर्स रिलीज हो रहे हैं मेक श्योर यू आर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। ट्राई करो एटलीस्ट, क्योंकि आपके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और जिनके भी हो चुका है पेपर, आप लोग भी इस पेपर को अभी से डिस्कस कर लोगे, अभी अंडरस्टैंड कर लोगे कि क्या क्या चीज़ें छूट गई इस पेपर में, क्या क्या चीज़ें रह गई, सो दैट यू कैन इम्प्रूव। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, एक छोटी सी प्रैक्टिस करना। जिन लोगों का पेपर आज हो चुका है, आप एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो। हम चाहते हैं कि आज के पेपर में जो एक्सपीरियंस मिला हमें, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करें अपने फ्यूचर अटेम्प्ट के लिए। तो आज का एक्सपीरियंस आपके दिमाग में जितना फ्रेश आज है उतना कल नहीं होने वाला है। तो डोंट लीव इट फॉर टुमारो। बिफोर यू स्लीप टुडे, जस्ट सिट एंड नोट डाउन कि आपको क्या क्या चीज़ें अपना रिवाइज करना चाहिए। पहले तो कंसेप्चुअली किस टाइप के क्वेश्चंस में आप लैग कर रहे हो, किस टाइप के एटीट्यूड में आप लैग कर रहे हो। मतलब आपके टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए आपको जो भी ऑब्स्टिकल्स समझ में आ रही हैं उन सबको एक बार नोट डाउन करो, so that you can plan for your 1 month of preparation effectively. With this note, I end this session today. Thank you everyone, students.